गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को होम मैनेजमेंट वृंदा मैम की बुक से बता रहे थे, जिसमें मैं लास्ट यूनिट जो आंतरिक सज्जा इस बुक में दिया हुआ मैंने धीरे धीरे उसको कंप्लीट कराने वाली हूँ। बस एक चैप्टर उसमें और बचा है इंपॉर्टेंट, जो फर्नीचर व्यवस्था है। प्रकाश आज मैं ख़त्म करवा दूँगी, कोशिश करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं बच्चा विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था, लाइट अरेंजमेंट इन डिफरेंट रूम बता रही थी। गृह सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक, लुभावना बनाने के लिए समुचित प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है। छत पर, दीवारों पर, घर के बाहर, सीढ़ियों पर, आंगन व बरामदे में, प्रवेश द्वार पर तथा विभिन्न कमरों में उचित प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको पता ही है, जैसे शादी में लाइट्स यूज़ करते हैं, बर्थडे में आजकल तो लाइट की लड़ियाँ लग रही हैं, वो हर जगह यूज़ हो जाती हैं। ठीक है। दिन के समय घर के सूरज की रोशनी से जगमगा उठता है। खिड़कियां एवं दरवाजे प्रकाश व्यवस्था में समुचित योगदान देती हैं। ध्यान रखिए, खिड़कियां और दरवाजे क्या करते हैं, प्रकाश व्यवस्था में समुचित योगदान देते हैं। खिड़कियों से 75% प्रकाश क्या होती है, कमरे में आती है। कितने प्रतिशत प्रकाश, तो बता सकते हैं 75% प्रकाश क्या होता है, कमरे में आता है। किस माध्यम से, खिड़कियों के माध्यम से। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण खिड़कियों पर पर्दा, जाली या शीशा लगाकर और चिक या वेनेडियन का भी प्रयोग किया जाता है। रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके रोशनी प्राप्त की जाती है। सुंदर चित्रों, पुष्प विन्यासों, पर्दों, कलाकृतियों आदि की शोभा बढ़ाने के लिए स्पॉट लाइट, मैंने विभिन्न प्रकार की लाइट बताई थी, जिसमें मैंने स्पॉट लाइट बताई थी कि ये लाइट कहाँ होता है, जिस चीज़ को केंद्र में बनाकर उसी को क्या करते हैं, इस वहाँ पे लाइट को क्या होता है, मतलब प्रवेश कराता है। लाइट के माध्यम से जिस चीज़ को मेन दिखाना होता है उसको क्या करते हैं, वहीं पे लाइट मतलब वहीं पे क्या होती है, लाइट जाता है या प्रकाश वहीं पे जाता है। ठीक है, उसी लाइट को क्या कहते हैं, स्पॉट लाइट कहते हैं। यदि छत सुंदर है तब इसकी शोभा अप्रत्यक्ष प्रकाश के उपयोग से, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे स्पॉट लाइट क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अधिक जिसमें क्या होता है, बल्ब वगैरह क्या होते हैं, जो प्रकाश का स्रोत होता है वो दिखता नहीं है। यदि छत में कोई दोष हो तो उसे भी छुपाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश नीचे की ओर रखा जाता है। विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था निम्नानुसार विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था निम्नानुसार की जानी चाहिए। नंबर 1 क्या है, दिख तो रहा है कि नहीं, समझ नहीं आता है। नंबर 1 क्या है, बैठक कक्ष, जिसे कहते हैं ड्राइंग रूम। बैठक कक्ष में अतिथियों का आहार, सत्कार एवं आवभगत किया जाता है। फुर्सत के क्षणों में परिवार के सदस्य इस कक्ष में बैठकर गपशप करते हैं। अतः बैठक कक्ष की प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बैठक कक्ष में प्रकाश व्यवस्था सादा, अप्रत्यक्ष, अनुरूपता लिए हुए होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बैठक कक्ष में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए प्रकाश की, सादी हो, अप्रत्यक्ष लाइट का, इनडायरेक्ट लाइट का प्रयोग किया गया और अनुरूपता हो। ठीक है, समानता हो, मतलब छत के मध्य में 1 या 2 सामान्य प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। छत के मध्य में 1 या 2, जैसे सेंटर लाइट बनाते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। सामान्य व्यवस्था के लिए किसका प्रयोग अच्छा रहता है, तो ट्यूबलाइट का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। किस व्यवस्था के लिए, तो आप बताएंगे जो सामान्य होता है, सामान्य व्यवस्था के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग अच्छा होता है। कक्ष में, बैठक कक्ष में विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए, जैसे पढ़ना, लिखना, सिलाई करना, बुनाई करना आदि कार्यों के लिए स्थानीय प्रकाश या विशिष्ट प्रकाश, स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। कहीं पे स्थानीय प्रकाश का दे रहा है, कहीं पे दे रहा है कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो ये लाइट है, ट्यूब लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य प्रकाश दे रहा है तो दिया स्थानीय प्रकाश या विशिष्ट स्पॉट लाइट दे रहा है, क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टेबल लैंप वगैरह जो आप यूज़ करते हैं तो स्पॉट लाइट के अंतर्गत आता है। जैसे वो क्या होता है, टेबल पर बिल्कुल आपके बुक पे क्या होता है, वो प्रकाशित होता है और चारों तरफ क्या होता है, उसका प्रकाश नहीं जाता है। और वो उसका किसका प्रयोग करके, तो जो ये देखिए इस पे जो शेड का प्रयोग किया था, शेड का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के शेडों का प्रयोग करके लाइट प्रकाश को ऐसे क्या कहता है, व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रकाश को जहाँ चाहते हैं वहाँ प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, बैठक कक्ष में यहाँ तक हो गया था। बैठक कक्ष में विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए, जैसे पढ़ना, लिखना, सिलाई करना, बुनाई करना आदि कार्यों के लिए स्थानीय प्रकाश या विशिष्ट प्रकाश, स्पॉटलाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। कलात्मक मूर्ति, पेंटिंग, पुष्प सज्जा या फूलदान की प्रमुखता के लिए स्पॉटलाइट उत्तम रहता है। ठीक है, सोफे के दोनों ओर स्थानीय प्रकाश व्यवस्था करके सज्जा को प्रभावी बनाया जा सकता है। सेंटर टेबल पर छत से लटकने वाली रॉड की हैंगिंग लाइट, जो लटकने वाली, हैंग कहीं पे
पे टांगी जाती हो, ठीक है। हैंग का मतलब ही होता है टांगना या लटकना। कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, ठीक है। यदि बैठक कक्ष में छत ऊंची हो तो छत में एक झाड़ फानूस जो ऊपर लगा होता है ना, जो झूमर टाइप का होता है, उसे ही झाड़ फानूस कह रहे हैं, ठीक है। लटका कर प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है। झाड़ फानूस में लगे अनेक बल्ब उज्ज्वल एवं सौम्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इससे कक्ष में भव्यता आती तथा सज्जा अधिक आकर्षण एवं मोहक दिखने लगती है। परंतु झाड़ फानूस बेल बूटेदार एवं नक्काशी वाले होते हैं, अतः इनकी साफ सफाई करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए झाड़ फानूस की जगह पर 3-4 हैंगिंग लाइट को कमोवेश ऊंचाई पर पास पास लटका दिया जाता है, तो कमरे की खूबसूरती, मतलब अगर आप झाड़ फानूस नहीं लगाना चाहते हैं, वो झूमर नहीं लगाना चाहते हैं लाइट वाला, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, सजावटी होता है, तो उस पर भी तो गंदगी तो हर जगह जाएगी, धूल तो हर जगह लगेगी, झाले लग जाते, तो उसको साफ करना दे रहा है कि कठिन है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3-4 बल्ब को मतलब तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लटका सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को घटाने के लिए डीमर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की तीव्रता को घटाने और बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डीमर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे वांछित प्रकाश प्राप्त होती है। टेबल लैंप या फर्श पर रखे जाने वाले शेड लैंप का उपयोग कर किसी स्थान विशेष को प्रकाशमान कर उसकी प्रमुखता दी जाती है। कई परिवार बैठक कक्ष में टेलीविजन भी रखते हैं। वे टेलीविजन को देखते समय सारी बल्ब ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं। बैठक कक्ष में पूरा अंधेरा छा जाता है, परंतु ऐसा करना आंखों के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि अंधेरे में टीवी का स्क्रीन चमककर सीधे आंखों पर पड़ती है। उसकी जो चमक होती है वो क्या होती है, सीधे, कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि उसकी चमक क्या होती है, सीधे क्या होता है, हमारे आंखों पर पड़ती है। पर्दों की पेलमेट में लगा ट्यूबलाइट इसके लिए बढ़िया साधन है। इससे अदृश्य प्रकाश निकलता जो कमरे में सौम्य प्रकाश डालता। पर्दे में क्या होता है, पेलमेट लगा होता है। ट्यूबलाइट क्या होता है, उसमें लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, मतलब इनडायरेक्ट प्रकाश आपके पास आता है, जो कि सही होता है। नंबर 2 है भोजन कक्ष में कैसी लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। डाइनिंग रूम में तो भोजन कक्ष में 1 या 2 सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। कैसी प्रकाश व्यवस्था, तो देखिए लिखा हुआ है सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। सामान्य प्रकाश की बात की गई है कहाँ, भोजन कक्ष में, जिससे मन को सुख शांति एवं संतोष मिलता है। सौम्य प्रकाश में भोजन ग्रहण करना अच्छा लगता है। भोजन की मेज पर लटकने वाले हैंगिंग लाइट्स शेड के साथ लगाए जा सकते हैं। इससे डाइनिंग टेबल एवं अन्य सज्जा कार्य आकर्षण एवं लुभावनी दिखने लगती है। क्रॉकरी, ग्लास, प्लेट्स एवं अन्य बर्तन रखने वाली अलमारी में भी एक स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जानी। जैसे कोई अलमारी रखते हैं, आपका जो रसोई घर होता है या डाइनिंग रूम जो होता है, उसमें अलमारियां लगी थी, जैसे प्लेट्स होते हैं, विभिन्न तरह के क्रॉकरी के बर्तन, स्टील के बर्तन, तो कह रहा है कि उसमें भी आपको क्या, उसको सुंदर लगने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए उसमें स्थानीय प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। भोजन कक्ष में यदि विशिष्ट कार्यों यथा दिया सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई आदि के लिए जाने हो तो प्रत्यक्ष प्रकाश, देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष दे रहा, वहाँ पे ट्यूबलाइट दे रहा, वहाँ पे सामान्य प्रकाश दे रहा, ठीक है। तो प्रकाश व्यवस्था ये चीज़ें आए तो आप किसी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठिएगा, अपना दिमाग यूज़ करिएगा, फिर क्वेश्चन को टिक करिएगा। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए, परंतु भोजन ग्रहण करते समय धुंधला एवं सौम्य प्रकाश ही उत्तम रहता है। भोजन ग्रहण करते समय कैसा प्रकाश सही रहता है, सौम्य हो, मतलब एकदम मधुर लग रही हो, वो जो वो प्रकाश हो वो हमारी आंखों को क्या हो, अच्छी लग रही हो, ऐसा प्रकाश हो, धुंधला सा हो, ठीक है। टेबल की जैसे 0 वाट कहते हैं, दुधिया बल्ब कहते हैं, तो जो दुधिया बल्ब होता है ना, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने की बात की जा रही है। टेबल की सतह से प्रकाश कितना 30 से 36 इंच की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। टेबल की सतह से प्रकाश कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, तो 30 से लेके 36 इंच की ऊंचाई पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए, ठीक है। नीचे की ओर प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्रोत उत्तम रहता है। जो प्रकाश नीचे की तरफ फेंकता है वो प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है वो प्रकाश क्या होता है, तो वो प्रकाश उत्तम होता है। नेक्स्ट क्या है, भोजन कक्ष आपने देख लिया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, शयन कक्ष। 1 मिनट रुक जाइए।
शयन कक्ष जिसे कहते हैं बेडरूम, शयन कक्ष पूर्ण आराम एवं विश्राम का कक्ष होता है। ठीक है, अतः मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम है तो पढ़ रही हूँ मैं, सुन लीजिएगा। अतः यहाँ मन को ठंडक, सुख, शांति, शीतलता देने वाली प्रकाश क्या होती है, व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में सौम्यता होनी चाहिए। कमरे की छत या दीवार पर एक बड़ा सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। कहाँ की बात हो रही है, तो शयन कक्ष बेडरूम की बात हो रही है। ठीक है, बेडरूम की बात की जा रही है। कमरे की छत या दीवार पर एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करने से प्रकाश छत से टकराकर पूरे कमरे में धीमा धीमा बिखरता है और शांत, सुखद एवं खुशनुमा वातावरण पैदा करता है। पर्दों के पेलमेट के नीचे की तरफ भी ट्यूबलाइट लगाई जाती है। ऐसा करने से प्रकाश पर्दों पर पड़ता है और कक्ष को सुहावना एवं मोहक बना देता है। शयन कक्ष में अध्ययन हेतु पलंग के पास वाले टेबल पर एक छोटा, जैसे बेड के पास जो लैंप रखे रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, छोटा टेबल लैंप या पलंग के पीछे दीवार पर दीवार प्रकाश वॉल लाइट लगाया जाता है। या तो दीवार पर लाइट लगा दीजिए, क्या होता है मतलब दीवार पे या तो नीचे ही साइड में लाइट लगा दीजिए, टेबल लैंप रख दीजिए, तो वो भी प्रकाश क्या होता है, आंखों में चुभता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रकाश आपकी आंख के पास आता नहीं है। परंतु प्रकाश व्यवस्था करते समय ध्यान रखना चाहिए प्रकाश आंखों पर सीधे न पड़े। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। यदि अध्ययन कक्ष की व्यवस्था भी शयन कक्ष में ही है तो पढ़ने लिखने के लिए एक टेबल लैंप की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका प्रकाश बाईं ओर से किताब कॉपी पर पड़े। सामने की ओर से प्रकाश नहीं आना चाहिए, इससे आंखों पर जोर पड़ता है। श्रृंगार मेज पर प्रकाश सामने से चेहरे पर आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था किए जाना क्या होता है, उत्तम रहता है। शयन कक्ष में रात्रि के समय आवागमन के लिए अलग से एक मंद व धीमा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए जमीन से 6 इंच की ऊंचाई पर दीवार पर 1 फुट लाइट लगवाना चाहिए। आपने आजकल देखा होगा लाइटिंग की व्यवस्था अलग अलग तरीके से होती है। तो बेड के क्या होता है, मतलब बहुत नीचे फर्श से थोड़ी ऊपर हल्की डीम लाइट लगाई जाती है, तो उसको कहते हैं, उस लाइट का प्रयोग करना चाहिए। उस लाइट को कौन सी लाइट कहते हैं, तो फुट लाइट कहते हैं। और रात्रि के लिए क्या होता है, वो अच्छी होती है। और कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए जमीन से, तो जमीन से 6 इंच की ऊंचाई पर वो बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, दीवार में ही गड्ढा बनाकर उसके अंदर 0 वाट का बल्ब लगा देना चाहिए। इसी तरह दीवार में पलंग के बगल में कम वाट का बल्ब लगाकर नाइट लैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है रसोई घर, किचन जिसे कहते हैं। रसोई घर में भोजन पकाने, बर्तन धोने, भोजन तैयार करने संबंधी तैयारी करने, बर्तनों को सजा कर रखने, खाद्य पदार्थों को चुनने बिनने आदि कार्य किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण रसोई घर के द्वारा ही होता है। मतलब आपको मतलब कहने का है, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है, चावल में कीड़े वगैरह रहते हैं, अगर लाइट सही नहीं है, अगर कोई ध्यान से उसको चुना नहीं, मतलब बीना नहीं, तो कीड़े वगैरह उसमें रह जाए, या कोई कंकड़ पत्थर रह जाए तो दांत के नीचे जाएगा तो आपके दांत में दर्द होगी। या कोई वैसा चीज़ है जो आपके खाने में चला जा रहा है, मतलब लाइट की व्यवस्था न सही होने पर दिखता नहीं है, तो भी आपको क्या होगा, हेल्थ से इश्यूज आएंगे जिसको आपको झेलना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि रसोई के द्वारा ही कैसे भोजन बनते हैं। बहुत आहार का इसीलिए क्या कहते हैं, आहार विज्ञान भी कहते हैं, डाइटिक्स जो पथ्यापथ होता है, देखिए उसमें चीज़ का ध्यान रखा था। मतलब भोजन के द्वारा क्या होगा, रोगी को ठीक करना। और बहुत ज़्यादा जैसे डायबिटीज़ हो गया तो कहते हैं कि वो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, ऐसे फ्रूट्स, मतलब ऐसे चीज़ों का प्रयोग कम करे, सेवन कम करे। और अगर आपको मतलब गाउट्स कह सकते जैसे गठिया वगैरह है तो प्रोटीन की चीज़ें कम प्रयोग करें। तो आहार भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पर। वीडियो का अधिकांश समय रसोई घर में ही व्यतीत होता है, इसलिए रसोई घर में समुचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, रसोई कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। तैयारी केंद्र पर सिंक के पास एक स्थानीय प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को काट रहे हैं, चावल चुनने के लिए रख दे रहे हैं, जहाँ पे सब्जियाँ काट रहे हैं, मतलब जहाँ पे प्रिपेयर है, मतलब भोजन बनाने के लिए जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पर सिंक के पास एक स्थानीय प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए ताकि चुनने बिनने, बर्तन धोने आदि कार्य को सुगमतापूर्वक किया जा सके। छत पर प्रकाश व्यवस्था करने से कार्यकर्ता की छाया काउंटर पर पड़ती है
अतः काउंटर वाली दीवार पर बने सेल्फ के नीचे ट्यूब लाइट या बल्ब लगा दिया जाना चाहिए। इससे कार्यकर्ता की छाया काउंटर पर नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब अगर ऊपर से आप बल्ब लगा रहे हैं छत पे, तो काउंटर पर जब प्रकाश जाएगा तो उस पर क्या होगा, परछाई भी आएगी। तो वही कह रहा है कि जो काउंटर होता है उसी पे लगाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या हो, परछाई ना आए और आपके प्रकाश में बाधा न उत्पन्न हो। साथ ही संपूर्ण रसोई घर में पर्याप्त रोशनी रहती है, जिससे काम करने में सुविधा रहती है। ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, अगर लगाते हैं आप कहाँ, सेल्फ के नीचे। भोजन पकाने के क्षेत्र के ऊपर की ओर प्रकाश आना चाहिए। संग्रह क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, बच्चों के कमरे में कैसी प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए। चिल्ड्रंस रूम, बच्चों के कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था की जानी आवश्यक है, ताकि बच्चे अपने मनपसंद कार्यों को कर सके। एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था छत या दीवार से की जानी चाहिए। कहाँ से? सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट मतलब सामान्य लाइट होनी चाहिए, और कहाँ पे लगी हो? छत या दीवार पर लगी हो। पलंग पॉइंट की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए ताकि नासमझ बच्चे हाथ से क्या करें, उसे छू न पाए। किशोर किशोरियों के लिए 4.5 फीट की ऊंचाई पर पलंग प्लाइंट रखना चाहिए। मतलब 4.5 फीट ऊपर पे क्या होना चाहिए, प्लग जो लगा है, प्लग पॉइंट वहाँ पे लगा होना चाहिए। किसके लिए? तो आप देख सकते हैं, किशोर और किशोरियों के लिए 4.5 फीट की ऊंचाई पर लगे। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल के पास एक टेबल लैंप होनी चाहिए, जिसका प्रकाश पड़ते समय बाईं ओर से आनी चाहिए। रात्रि के निर्बाध आवागमन के लिए एक नाइट बल्ब की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्नानागार, जिसे बाथरूम कहते हैं, वॉशरूम भी कहते हैं। स्नानगृह एवं शौचालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है। एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था छत या दीवार से की जानी चाहिए। कैसी व्यवस्था? सामान्य प्रकाश व्यवस्था। यदि स्नानगृह में वॉश बेसिन, जिसे बेसिन भी कहते हैं, वॉश बेसिन या शीशा हो तो शीशे के ऊपर एक स्थानीय प्रकाश का प्रबंध करना चाहिए। ध्यान रहे, शीशे पर लगे ट्यूबलाइट या बल्ब पर शेड रहना जरूरी है। शौचालय में 60 वाट का बल्ब लगा होना चाहिए, ताकि पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो सके। शौचालय में कितने वाट का बल्ब? तो 60 वाट का बल्ब होना चाहिए, ताकि पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो सके। स्नानगृह में प्रवेश करने से पहले एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, जिससे वहां प्रवेश करने से पहले ही लाइट जलाई जा सके। मतलब स्विच बोर्ड बाहर लगा होना चाहिए। इसके लिए 2 तरफा, अंदर से भी हो बाहर से भी, लेकिन बाहर से ऑन करके अंदर जाना चाहिए। मतलब अगर आप वॉशरूम में हैं तो भीगेंगे, तो उसके बाद स्विच को ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2 तरफा स्विच का प्रयोग करना उत्तम होता है। स्नानगृह में बिजली का बोर्ड पानी के स्रोत से दूर होना चाहिए, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होती है। कहते हैं ना, पानी में क्या होती है, बिजली उतरती है ना, कहते हैं करंट लग जाएगा। अगर आप कभी हाथ वाथ भीगा है तो क्या होता है, उसमें बहुत तेज बिजली क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और असावधानी बस पानी के छींटे पड़ने से दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ सकती है। फव्वारे का स्थान पृथक होने की दशा में प्रकाश की, पहले गांव में मुझे याद है अर्थिंग का प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी की तरह नहीं, पहले एक तार नीचे जाता था, शायद उसको अर्थिंग बोलते थे, प्रयोग करते थे। अगर लाइट कम है तो मतलब लाइट नहीं है और लाइट कम है, तो आप कोई लकड़ी पे खड़े होके या लकड़ी का जूता पहन के ऐसे करके, या लेदर का भी पहन के, या किसी चीज़ पे खड़े होके लाइट काट करके क्या करते थे, उसमें पानी डाल देते थे जहाँ पे वो अर्थिंग नीचे थे, तो लाइट तेज आने लगती थी। और आप लोग अभी इसका प्रयोग मत करिएगा, मैंने देखा इसलिए बता दी, और आप लोग अभी सुन के नहीं कि प्रयोग करने लगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वही है कि क्या है, मैं इसलिए बस ये कह रही हूँ कि क्या होता है, सुचालक होता है, बिजली में क्या होता है, बढ़ती है। फव्वारे का स्थान पृथक होने की दशा में प्रकाश व्यवस्था भी पृथक की जानी चाहिए। यदि स्नानगृह में गीजर होता है जो गर्म और ठंडा पानी दोनों देता है, वैसे गर्म पानी के ठंडियों में इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन, शावर आदि की व्यवस्था की गई है, तो इनके लिए अलग से बिजली के बोर्ड लगवाने चाहिए। नेक्स्ट है बरामदा, जिसे वरांडा लिखा है, वही बरामदा ही कहते हैं इंग्लिश में भी। बरामदा में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए एक ट्यूब लाइट लगाकर सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सीढ़ी, ठीक है, जिसे स्टेयरकेस कहते हैं। सीढ़ी के मध्य में एक समान प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। मध्य में, सीढ़ी के मध्य में एक प्रकाश, मतलब मध्य का मतलब ऊपर भी लाइट जाएगी और नीचे भी लाइट आएगी। प्रकाश मतलब बट गए दोनों तरफ, नीचे से आप चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ भी प्रकाश रहेगा, ऊपर चढ़ जाएंगे तब तक भी प्रकाश रहेगा। जिससे स्विच नीचे था ऊपर दोनों ही तरफ होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार जलाई या बुझाई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है आंगन। आंगन में रोशनी की सुरक्षा की दृष्टि से एक बल्ब होना चाहिए, जिसका स्विच अंदर से होना चाहिए। ट्यूबलाइट नहीं, देखिए बल्ब की बात कर रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट है 10 नंबर पे प्रवेश बल्ब, जिसे इंट्रेंस प्लेस कहते हैं। आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ की बात हो रही। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अप्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा गेट वगैरह के ऊपर दो बड़े बड़े जैसे बल्ब, लेकिन वो थोड़ा डीम जलते हैं, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था करें। दुधिया शेड रात्रि में उज्ज्वल प्रकाश फैलाता है, देखिए कह रहे हैं ना, थोड़ा सा धुंधला सा प्रकाश देता है, गेट के ऊपर लगा रहता है, तो वही उसे ही दुधिया शेड कह रहे हैं। तो देखने में भी सुंदर, आकर्षण, एक मोहक लगता है। इस प्रकार से रात्रि के समय आने वाले व्यक्तियों को असुविधा नहीं होती। बाहरी प्रकाश व्यवस्था घर के पीछे वाले भाग में भी होनी चाहिए। मतलब कहने का, आपका जो घर का पीछे बैक पोर्शन होता है घर का, वहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बाहरी प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि पीले रंग के प्रकाश में कीड़े मकोड़े का होता है, नियंत्रण में होते हैं। कीड़े मकोड़े पतंगे रात्रि के समय पीले प्रकाश में ठीक तरह से देख नहीं पाते। बगीचे या लॉन में भी अदृश्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि रात्रि के समय या बैठक, भोजन, पार्टी आदि का आनंद उठाया जा सके, ठीक है। आदर्श प्रकाश व्यवस्था मतलब अच्छी, जिसे आइडियल मानते हैं, कहाँ मतलब जिस भी किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए, जैसे डाइनिंग रूम, लिविंग एरिया हो गया, बच्चों का कमरा के लिए जो आदर्श लाइट है, आइडियल प्रकाश है, कैसा होना चाहिए आप उसको देख लीजिए। विभिन्न कमरों में कितनी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, इसका वर्णन किया जा चुका है। एक आदर्श प्रकाश व्यवस्था के लिए विभिन्न कमरों में प्रकाश की व्यवस्था उन कमरों में की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर की जानी चाहिए। यहाँ आदर्श प्रकाश व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। बैठक में कितने वोल्टेज का होना चाहिए, कितने वोल्टेज का, मतलब अगर बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इनकेंडेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तापदीप्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो कितने वॉट का होना चाहिए। अगर आप ट्यूबलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये कितने का होना चाहिए। एक तापदीप्ति था, एक क्या था, शायद ट्यूबलाइट ही था, हाँ ट्यूबलाइट था, प्रतिदीप्ति। तो कितना होना चाहिए, तो देख लीजिए। बैठक कक्ष में कितने वोल्टेज का बल्ब होना चाहिए, तो 120 वाट का बल्ब लगा होना चाहिए। अगर वहीं पे ट्यूबलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, तो कितना 80 वोल्टेज का होना चाहिए। और प्रतिदीप्ति इसको कहते हैं, इसको तापदीप्ति कहते हैं। भोजन कक्ष में 100 वाट का बल्ब अगर है, तो बल्ब तापदीप्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो 100 वाट का होना चाहिए। अगर ट्यूबलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, तो 40 वोल्ट का होना चाहिए। अगर शयन कक्ष जो आप जहाँ पे सोते हैं, स्लीपिंग रूम जो होता है, उसमें 100 वाट का वोल्टेज का बल्ब हो, अगर बल्ब है तो इतना का हो, और अगर ट्यूबलाइट हो तो 40 वोल्टेज की होनी चाहिए। बच्चों का कमरा जिसमें 150 वोल्टेज का बल्ब का प्रकाश होना चाहिए, और अगर ट्यूबलाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो 80 वोल्टेज का ट्यूबलाइट का प्रकाश होना चाहिए। रसोई घर में 200, ठीक है, रसोई घर में 200, सिलाई कढ़ाई भी इत्यादि भी इसमें आता है, 200 वाट का बल्ब यूज करना चाहिए। और ट्यूबलाइट अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कितना, 80 वोल्टेज का प्रयोग करना चाहिए। स्नान गृह में भी 100 वाट का बल्ब यूज करना चाहिए। ट्यूबलाइट है तो 40 वाट का बल्ब यूज किया जाना चाहिए। शौचालय में 60 वाट का बल्ब और 20 वाट का क्या होना चाहिए, ट्यूबलाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीढ़ी पर 60 वोल्टेज का बल्ब, तो जो कह सकते हैं ट्यूबलाइट का 20 का प्रयोग करना चाहिए। प्रवेश द्वार पर 100 वाट का बल्ब, तो 40 वाट का क्या होगा, ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। अगला है लैंप एवं शेड के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंप एंड शेड। तो लैंप देख लीजिए। लैंप आजकल बाजार में अलग अलग तरीके के मिलते हैं, तो वही कह रहे हैं, आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के एक से बढ़कर एक सुंदर रंग, रूप, आकार एवं डिजाइनों के बिजली के लैंप उपलब्ध होते हैं, जैसे फर्श पर रखने वाली लैंप, टेबल लैंप, सोफा के दोनों ओर रखने वाले लैंप, मेंटल पीस पर रखने जाने वाले लैंप, दीवालों की ब्रैकेट, छत से लटकाने वाले लैंप, ट्यूब लैंप आदि। कुछ लैंप काफ़ी महंगे होते हैं, तो कुछ साधारण दाम तथा कुछ सस्ते। घरेलू उपयोग के लिए मध्यम दाम के लैंप ही उत्तम रहते हैं, ना एकदम सस्ता हो ना ही एकदम महंगा हो। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ये लैंप हैं। आप देख सकते हैं ये टेबल लैंप जिसको आप स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। ये नाइट लैंप होता है ना, बेड के किनारे पे रख के यूज़ किया था। देखिए ये क्या, झाड़ फानूस जिसे कह रहे थे, ठीक है, झालर भी कहते हैं। और ये देखिए जो शेड लगा के बल्ब का यूज़ किया जा रहा था, दिवाली वगैरह में ऐसे यूज़ किया था, तो उसके बारे में दिखाया गया है, ठीक है। लैंप विभिन्न प्रकार के होते हैं, आकर्षण व खूबसूरत रंग में पेंट किए जाते। टीन के लैंप बहुत अधिक महंगे नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, टीन का जो लैंप होता है वो महंगा नहीं होता है।
क्रोमियम के बने लैंप क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। टीन का बना लैंप सस्ता, क्रोमियम का बना लैंप महंगा। जयपुर के पीतल, तांबे व हाथी दांत के बने लैंप काफ़ी महंगे होते हैं, ये अत्यंत खूबसूरत होते हैं। आगरा के संगमरमर के लैंप भी काफ़ी खूबसूरत परंतु क्या होते हैं, महंगे होते हैं। सजावट हेतु इसी प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है। ब्रैकेंटो के लैंप एवं उनके शेड दिया हुआ है यहाँ पे। टीन का लैंप सस्ता, ठीक है। क्रोमियम का लैंप काफ़ी महंगा। तांबे, पीतल, जयपुर इत्यादि के लैंप भी महंगे मिलते हैं। और जो आगरा में संगमरमर का लैंप होता है वो भी क्या होता है, खूबसूरत तो होता है लेकिन क्या होता है, महंगा होता है। शेड देख लीजिए, शेड कहते हैं इस शेड का प्रयोग जो जो बल्ब के ऊपर प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। आजकल विभिन्न प्रकार के शेड भी बाजार में मिलने लगे हैं। ये कई प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं, उदाहरण पीतल के, टीन, प्लास्टिक, कपड़ा, शीशा, चीनी मिट्टी आदि के। शेड भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। इनकी कीमत इनके डिज़ाइन, खूबसूरती, टिकाऊपन एवं किस पदार्थ से बने इस पर निर्भर करता है। देखिए विभिन्न प्रकार की शेड का ही प्रयोग किया गया है। लोहे के तार का बना हुआ शेड का फ्रेम भी बाजार में मिलता है। गृहिणियाँ इन्हें खरीद कर लाती तथा अपने रुचि और पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े चढ़ाकर आकर्षक डिजाइनों से शेड तैयार करती हैं। लैंप एवं शेड खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, लैंप एवं शेड खरीदते समय उसकी खूबसूरती के साथ ही उपयोगिता पर भी बल दिया जाना चाहिए। इन्हें खरीदने से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि किस प्रयोजन के लिए खरीदे जा रहे हैं, जैसे सामान्य प्रकाश के लिए, विशिष्ट प्रकाश के लिए, स्थानीय प्रकाश के लिए अथवा केवल सजावट के लिए। नेक्स्ट दूसरा है, कमरे, फर्नीचर एवं सज्जा के रंग रूप को ध्यान में रखकर ही लैंप एवं शेड का चुनाव करना चाहिए। सज्जा से मेल खाते लैंप एवं शेड कक्ष की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। नंबर 3 है, लैंप एवं शेड को एक इकाई मानकर चुनना चाहिए। मतलब एक इकाई मानकर, इनको अगर आप चुन रहे हो तो इसको एक प्राइमरी बेस मानकर चुनना चाहिए। इनके रंग, टेक्सचर, आकार में संगति एवं अनुरूपता होनी चाहिए। नंबर 4, शेड के ऊपर या नीचे होल्डर नहीं दिखना चाहिए। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करते समय ध्यान देने योग्य बातें, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स के जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसके बारे में कह रहा है। उसके प्रयोग करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था व्यक्ति की रुचि एवं पसंद के अनुसार की जानी चाहिए। कमरे में प्रकाश की तीव्रता कितनी हो यह व्यक्तिगत रुचि एवं पसंद पर निर्भर करता है। व्यक्ति खाना खाते समय भोजन कक्ष में धुंधला मंद प्रकाश से आनंद का अनुभव करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे धीमे प्रकाश से उदासी एवं खिन्नता का अनुभव करता है। उसे जगमगाते हुए तीव्र रोशनी में भोजन करना अच्छा लगता है और उसे आनंद की अनुभूति होती है। नंबर दूसरा है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करते समय उपयोगिता के साथ ही सुंदरता एवं खूबसूरती पर भी बल दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हर एक व्यक्ति सुंदर चीज़ों को देखना पसंद करता है। नंबर 3 क्या है, प्रकाश का वितरण कक्ष में समान रूप से होना चाहिए। नंबर 4, बल्ब पर शेड होनी चाहिए। शेड आप समझ गए, शेड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोग अपने क्या होता है, अपने क्रिएटिविटी के अनुसार अपनी मतलब अपनी लोग मतलब उनकी अपनी एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको सजाते हैं और लगाते हैं। फर्श से शेडो के नीचे का किनारा लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। फर्श से शेडो के नीचे का किनारा कितना ऊंचा होना चाहिए, तो 100 से 105 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। नंबर 6, मेज के टॉप से लैंप के शेड के नीचे की ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेज के टॉप से, मेज का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ से लैंप के शेड के नीचे की जो ऊंचाई है, मतलब जो लैंप का नीचे वाला पोर्शन है, पॉट कह सकते हैं या रॉड कह सकते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन, और जैसे ये मेज हो गई, ये इसका टॉप पोर्शन हो गया, तो इन दोनों के बीच में 38 से 40 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। ठीक है। ये नंबर 7, यदि कमरे में रंगीन बल्ब का उपयोग किया जाता है तो यह देख लेना चाहिए कि इसके उपयोग से कक्ष की सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि हो। कभी कभी रंगीन बल्ब सजावट को तो भद्दा एवं जीवन हीन बना देते हैं, कक्ष में के मौलिक सौंदर्य को भी नष्ट कर देते हैं। नंबर 8 क्या है, कक्ष, इसमें कोई उतनी समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं पॉइंट वाइज पढ़ते ही इस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। कमरे के में संपादित किए जाने वाली विशेष क्रियाओं के लिए उसी के अनुरूप स्थानीय विशिष्ट प्रकाश, स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। लिखा है, कमरे में संपादित किए जाने वाले विशेष क्रिया,
कहने का मतलब है कि अगर आप आपका बर्थडे पार्टी है या आप कोई पूजा है, मतलब कैसा आपके घर में कैसे प्रोग्राम की व्यवस्था है, कौन सा प्रोग्राम है, किस किस वजह से उस लाइट की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी लाइट के प्रयोग की बातें की गई हैं। तो क्रियाओं के लिए उसी के अनुकूल स्थानीय या विशिष्ट प्रकाश स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत व्यवस्था पूर्ण सुरक्षित होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको करंट न लगे, स्विच प्लास्टिक की हो, अगर कहीं से खुला हो कुछ भी हो तो आप बुला के इलेक्ट्रीशियन को क्या करिए, उसको पहले ठीक करवा दीजिए। तो वही कह रहा, सुरक्षित होना चाहिए। स्विच बोर्ड दरवाजे से कम 6 इंच की दूरी पर होना चाहिए। कितनी दूरी पर स्विच बोर्ड होना चाहिए? तो 6 इंच की दूरी पर स्विच बोर्ड होना चाहिए। इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि छोटे बच्चे का हाथ वहाँ तक न पहुँच सके। नेक्स्ट है स्विच बोर्ड सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए। अधिक ऊंचाई या दरवाजे के पीछे स्विच बोर्ड नहीं होना चाहिए। दरवाजे के पीछे कभी भी स्विच बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, बहुत ऊंचाई पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा हो कि आपका हाथ वहाँ आसानी से पहुँच जाए और इतनी ऊंचाई पर हो कि बच्चे का हाथ वहाँ पे न पहुँच पाए। ठीक है। स्विच बोर्ड पर 0 वाट के रंगीन बल्ब लगा दिए जाने चाहिए। ये बल्ब अंधेरे में, जैसे आपके रेड कलर का उस पर हल्का सा रेड कुछ जलता है ना, फ्यूज नहीं बोलते, इंडिकेटर शायद बोलते हैं, जो आपके जो बोर्ड होता है जिस पे स्विच लगा होता है, स्विच बोर्ड पे एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है। जैसे आप उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं कि क्या है, लाइट है। ठीक है। अगर वही उसमें लाइट नहीं जलती तो आप समझ जाते हैं कि लाइट अभी नहीं आई है। ठीक है। स्विच बोर्ड में ये तो पढ़ लिए। कक्षों की उपयोगिता के अनुसार ही विभिन्न किस्म की प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। आप आगे पढ़े थे किस कक्ष के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। बल्बों, लैंपों एवं शेडों की साफ सफाई समय समय पर अवश्य ही की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आज ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश। कौन सा प्रकाश व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको प्रकाश कितने टाइप के होते हैं, तो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक के अंदर क्या आता है, तो सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा और तारे को भी जोड़ते हैं। ठीक है। और अगर कृत्रिम है तो कृत्रिम में लैंप हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गया, पेट्रोमैक्स हो गया। अब का इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो ताप दीप्ति हो गया, जिसे विद्युत बल्ब कहते हैं, इनकैंडेंस कहते हैं। और दूसरा होता है प्रतिदीप्ति, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं या फ्लोरसेंस कहते हैं। जो ताप विद्युत बल्ब जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, जलने के साथ ताप भी, टेम्परेचर मतलब उष्मा भी, मतलब गर्मी भी निकलती, ताप होता है उसका, एक टेम्परेचर निकलता है उसके साथ ही। ठीक है। जैसे इसमें बहुत प्रकार के बल्ब हैं, जैसे कह सकते हैं आपकी 100 वाट का बल्ब, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब। ठीक है। 0 वाट का बल्ब, दुधिया बल्ब, ये सब बल्ब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट आता है प्रतिदीप्ति, जिसे ट्यूबलाइट कहते हैं। तो वो मात्र एक ट्यूबलाइट होता है, एक रॉड की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है, मरकरी के साथ आर्गन गैस भरी होती है। जब वो आर्गन एक्टिव होता है तो क्या होता है, मरकरी प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ठीक है। पारा जिसे कहते हैं, और वो किस रूप में रहता है, तो छोटे छोटे बूंद, ड्रॉप के रूप में कह सकते हैं, या वाष्प वेपर के रूप में रहता है। जो वेपर की प्रोसेस उसमें होती है, वाष्पीकरण होता है, तो प्रकाश आपको मिलने लगता है। इसका प्रकाश क्या होता है, सबसे अच्छा होता है पढ़ने लिखने के लिए, और कह सकते हैं कि कढ़ाई वगैरह के लिए भी, ये सिलाई के लिए भी ये प्रकाश अच्छा माना जाता है। बल्ब में अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसका प्रयोग आप कह सकते हैं कि स्टडी के लिए किया था, और 100 वाट का बल्ब कढ़ाई बुनाई इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि फिर मैंने आपको कुछ मतलब टाइप्स बताए थे कैसे प्रकाश, तो प्रत्यक्ष प्रकाश, अप्रत्यक्ष प्रकाश, विकर्णित प्रकाश। उसके साथ मैंने आपको स्पॉट लाइट बताई थी ना, जो किसी एक जगह को फोकस करके लाइट जलाई जाती है, ऐसी लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैं आपको ट्रैक लाइट बताई थी, कंपोजिट लाइट, जिसमें क्या होता है, कई तरह के बल्ब का प्रयोग किया था। अदृश्य प्रकाश, जैसे प्रकाश कहाँ से आ रहा है इसका पता न चले और प्रकाश हमारे पास लेकिन पहुँचता है। ठीक है। उसके साथ मैंने शेड लाइट भी, विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, आँख से दूर कितनी एंगुलर फिटिंग, ये सब की अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हमने आपको बताया था। फिर एक अप्रत्यक्ष बताया था। प्रत्यक्ष के अंदर देखिए कितने पॉइंट्स थे, प्रत्यक्ष के अंतर्गत 1 2 3 4 5, एक 6 पॉइंट्स प्रत्यक्ष के अंतर्गत थे। उसके बाद अप्रत्यक्ष आ रहा था, उसके बाद विकर्ण वाला, फिर कंपोजिट, फिर अदृश्य, ऐसे कुछ लाइट्स बताए थे हमने। उसके बाद हमने विभिन्न कमरों की प्रकाश व्यवस्था बताई, जैसे बैठक कक्ष है तो वहाँ पे कैसा सामान्य प्रकाश हो या ट्यूबलाइट हो। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं लिखने के लिए तो क्या स्थानीय प्रकाश हो या स्पॉटलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। बैठक में झाड़ फानूस, जैसे वो झूमर वगैरह भी लगाए जाते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए डीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
फिर शयन कक्ष में कैसी लाइट हो, भोजन कक्ष में कैसी हो, रसोई घर में, बच्चों के कमरे में कैसी लाइट हो, स्नान गृह में 60 बल्ब का प्रयोग करना, वाट का बल्ब प्रयोग करना चाहिए, जो स्विच हो अंदर बाहर दोनों से हो, लेकिन स्विच बाहर से ऑन करके अंदर जाना चाहिए, बरामदे में कितने प्रकाश की व्यवस्था हो, सीढ़ी के मध्य में प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी। जहाँ देखिए ये चैप्टर क्या होता है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। कल मैं आपको स्टार्ट करूँगी फर्नीचर व्यवस्था, इसके साथ एक चैप्टर और लगा हुआ है, मैं इसको भी देख लूँगी। ये ख़त्म करने के बाद ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर यूथ में जितने भी आंतरिक सज्जा पॉइंट यूनिट के बाद जितना उसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अलग अलग ही क्वेश्चन, पुष्प व्यवस्था में से अलग क्वेश्चन है, प्रकाश व्यवस्था से अलग, मतलब चैप्टर के नाम के साथ क्वेश्चन है। पहले सारे क्वेश्चन यूथ के कंप्लीट करा के फिर नया यूनिट में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।